यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज की प्रीलिम्स 2025 वाली। उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस को लेके काफी कंट्रोवर्सी है कि इसकी आंसर ये होना चाहिए, यूपीएससी ने गलत दिया है। एक्चुअली आज मैं अपना मेंटरशिप सेशन ले रहा था और मैं रोज एक्टिव रिकॉल करवाता हूं जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2026 के लिए अपीयर हो रहे हैं। उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर प्लीज ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनको लेके डिस्कशन करिए कि आखिर इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट था वो कह रहा था कि सर मेरा 4 मार्क्स से इस बार का मतलब मेंस रह गया और अगर ये चीजें गलत नहीं होती तो आज मैं मेंस दे रहा होता। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उस स्टूडेंट के साथ नहीं, देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो ऐसा फील कर रहे होंगे कि मेरी आंसर मैंने तो ठीक मार्क किया था लेकिन यूपीएससी ने गलत कर दिया। सो आज इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है एंड आई विल ट्राई टू गिव यू क्लैरिटी ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, हर एक कंट्रोवर्सी एक जरिया है, एक तरीका है कि उस इंफॉर्मेशन को इन डेप्थ समझने का। तो इन 4 कंट्रोवर्सी के थ्रू मुझे भी वो मौका मिला, सौभाग्य मिला कि मैंने डिटेल में इन पे रिसर्च की और फिर आपके सामने कुछ डिटेल एनालिसिस करके लेकर आया हूं। ध्यान से सुनते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो इकोनॉमी का था। ये सेट ए मैं बता रहा हूं, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। ओके, यूपीएससी का कहना है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओके, एंड फिफ्थ स्टेटमेंट पर इसके कंट्रोवर्सी है। तो एक बार समझ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन सिंपल सा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर आरबीआई। ठीक है, आरबीआई कहां से इनकम करती है, पैसा कहां से कमाती है, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जिक्र हो रहा था। ऑलराइट, तो यूपीएससी का कहना था कि भाई ये 5वां स्टेटमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। ओके, विच मीन्स कि पहला क्या था, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। ठीक है, यहां देख रहे हो आप क्या लिख रहा है, बाइंग सेलिंग फॉरेन करेंसी। ओके, उसके बाद क्या है, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट की पेंशन मैनेजमेंट फंड। ओके, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। पेंशन का मैनेज नहीं करती है आरबीआई, फंड का। देन लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, आरबीआई नहीं देती है प्राइवेट कंपनीज, उसके पास अपने कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, नाउ 5वां क्या था, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। वी ऑल नो कि प्रिंटिंग ऑफ नोट इज नॉट एन इनकम ऑफ आरबीआई। ओके, क्योंकि नोट प्रिंट हो रहे हैं तो खर्च हो रहा है, पैसा लग रहा है उसका। ऐसे अगर वो 2000 की नोट जब आई थी तो 2000 की नोट जब प्रिंट हो रही थी तो उसमें कुछ ना कुछ रुपया तो लगता ही था आरबीआई का, तो खर्च तो होता है, एक्सपेंडिचर है। मैं प्रूफ अभी दिखाता हूं आपको। फिर यहां लिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। ओके, अगर यूपीएससी को ये स्टेटमेंट मतलब करेक्ट देना होता कि चलो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां पर क्या लिखता, वो यहां पर लिखता सेलिंग करेंसी नोट्स, सेलिंग लिखता, न कि डिस्ट्रीब्यूटिंग लिखता। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स का मतलब ये है कि ये जो नोट प्रिंट हो जाती हैं, नोट प्रिंट होने के बाद उनके जो सेफ्टी वॉल होते हैं उनमें जाके रख दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स। अब फॉर एग्जांपल ध्यान से देखते हैं और कंसेप्ट को डिटेल में। ठीक है, सो आरबीआई पैसा कहां से कमाती है, प्राइमरीली आरबीआई इनकम कहां से करती है, वो करती है लोन देके। ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर पैसा कमाती है, राइट। कौन कौन से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स पे, फॉरेन एसेट एंड फॉरेन करेंसी ऑपरेशन। ठीक है, लोन एडवांसेस, इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स। ठीक है, एसेट से लोन कमाती है, लाइबिलिटी से नहीं कमाती है, और प्रिंटिंग मनी तो लाइबिलिटी है उसकी, तो एसेट से पैसा कमा रही है आरबीआई। ठीक है, ये क्लियर है। फिर हमने क्या किया, हमने इनकी 2003 के बैलेंस शीट पर ओपन किया। आरबीआई की ये बैलेंस शीट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस शीट, एनालिटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ इवोल्यूशन, ये इनकी बैलेंस शीट है। हमने इनके बैलेंस शीट में देखा कि लगभग 1992 से लेकर 1995 तक आरबीआई की सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या क्या थी, ये डिटेल में लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल बैलेंस शीट है। ठीक है, इस पूरे 90 यानी कि 4 से 5 सालों में इन लोगों ने यहां से पैसे कमाए हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या लिखा है, यहां लिखा है फॉरेन इनकम, फिर यहां लिखा है सोर्सेज ऑफ इनकम, डोमेस्टिक से इनकम मिली है, इंटरेस्ट पेमेंट मिला है,
अदर एसेट एंड लाइबिलिटीज, फिर नीचे लिखा हुआ है अनरियलाइज्ड गेन इन फॉरेन करेंसी एसेट्स। ठीक है, यहां पर फिर से लिखा है, यहां पर सिर्फ ये नहीं लिखा है फॉरेन करेंसी, यहां पर लिखा है गेन्स प्रॉफिट्स इन फॉरेन करेंसी एसेट। ओके, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है प्रिंटिंग। ओके, कि प्रिंटिंग से ये लोग पैसा कमा रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटिंग से ये लोग पैसा कमा रहे हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और दिखाते हैं। तो जो कंसेप्ट निकल कर आता था सीनियोरेज का, सीनियोरेज द कंसेप्ट वाज द प्रॉफिट मेकिंग फ्रॉम द प्रिंटिंग ऑफ द कंपनी और विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी। ठीक है, मनी मतलब नोट्स। अब यहां पर देखिए, प्रिंटिंग करेंसी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, नॉट इनकम। ये तो सबको पता है कि नोट प्रिंट कर रहे हैं तो भाई खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये स्ट्रांगली बताया गया है किन चीजों में, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में, आरबीआई के एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट में और आरबीआई के बैलेंस शीट में। ओके, ये है उनका एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। आरबीआई ने साफ साफ कहा है करेंसी प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर राइज फ्रॉम 25% टू इतना करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि सेंट्रल बैंक हैज स्पेंट इतना हजार करोड़ टू प्रिंट करेंसी इन FY20। तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। अब एक और चीज देख लेते हैं ध्यान से। तो इंटरप्रिटेशन 2 क्या निकल कर आता है कि इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ सीनियोरेज। अब बहुत लोग कह रहे थे कि ये सीनियोरेज का कंसेप्ट है। आई अग्री ये सीनियोरेज का कंसेप्ट है, लेकिन सीनियोरेज का कंसेप्ट कहता क्या है, उसके पीछे एक प्रीफिक्स लगा रहता है, प्रॉफिट गेन्स, तभी होगा सीनियोरेज का कंसेप्ट। विच मीन्स की सीनियोरेज मीन्स प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द करेंसी इशुएंस, और यहां पर इशुएंस लिखा है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा है, करेंसी जब इशू करती है आरबीआई, ठीक है, तो जाके वहां से उसके प्रॉफिट से निकल कर आता है, तो वो इनकम में काउंट होता है। ठीक है, एस्पेशली बिकॉज करेंसी जो है वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग लाइबिलिटी है, एंड दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनली एंड इकोनॉमिकली, ये जग जाहिर है। समझ में आ रहा है? नाउ ये आप देखो, ये एक सीनियोरेज का डेफिनेशन बता रहा है कि सेंट्रल बैंक डेराइव देयर राइट ऑफ नोट इशू easily their largest operation from the state, which is thus entitled to the profit of currency issuance as seigniorage. So nowhere यहां पर अगर सीनियोरेज का कंसेप्ट आता तो nowhere it should write, यहां पर लिखा होता करेंसी इशुएंस, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिंग नोट्स। प्रोबेबली यूपीएससी का ये आंसर सही है, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अगर यूपीएससी इस लेवल का क्वेश्चन पूछ रही है तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये एक मतलब सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, ना कि कोई आरबीआई का सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का एग्जाम है। ओके, सो अब कोई इंजीनियरिंग में कोई अलग सा कुछ पूछ दे जो कि इंजीनियरिंग एग्जाम में आता है, या फिर एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोनॉट्स का कुछ ऐसा पूछ दे जो कि उनके एग्जाम में आता है, तो यूपीएससी को इस मतलब स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए कि इतना इन डेप्थ जाके, इतना कंफ्यूजिंग जाके तो नहीं चीजें करनी चाहिए। Okay, so that's the complete information. To me, statement 5 would have been correct statement, यानी कि incorrect statement. यूपीएससी का जो आंसर है वो यहां पे मुझे जस्टिफाई लगता है, सही लगता है। Why यूपीएससी probably gave option A, number 1, the statement says printing and distribution currency note and not seigniorage from issuance. तो अगर ये स्टेटमेंट लिखता या ये भी नहीं लिखता, बस ये लिखता ना issuance of currency, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, लेकिन यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स आ रहा है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग इज नोवेयर पार्ट ऑफ इनकम। ओके, तो यहां साफ साफ प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशनल एक्सपेंस की यहां बात हो रहा है। तो जो लाइन मैंने आपको दिखाई थी स्टेटमेंट नंबर 5 में, दैट वाज द ऑपरेशनल एक्सपेंस, एंड सीनियोरेज इज इनडायरेक्ट मॉनेटरी गेन अराइजिंग फ्रॉम द इशुएंस बैक्ड एसेट। ओके, यूपीएससी प्रोबेबली रिजेक्टेड 5 because wording is operational not conceptual. Okay, वो जो पांचवा स्टेटमेंट था वो ऑपरेशन से रिलेटेड था, न कि कंसेप्ट से था, न कि इनकम से रिलेटेड था। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 83 विच टॉक्स अबाउट दिस, करेक्ट द फॉलोइंग स्पेस मिशन। तो क्या बात की जा रही थी कि आप बताइए, इनमें से तीन स्पेस मिशन लिखे हुए हैं, कौन सा स्पेस मिशन विच एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च।
माइक्रोग्रेविटी रिसर्च अगर आपको पता है तो बहुत सिंपल तरीका है। माइक्रोग्रेविटी का मतलब क्या होता है? माइक्रोग्रेविटी मतलब ग्रेविटी मतलब समझ गया ना, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ जो खींचता है। माइक्रोग्रेविटी को सिंपल कंसेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लिफ्ट में गए, लिफ्ट में जब आप और लिफ्ट दोनों नीचे जाती हैं साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए, भगवान करे ऐसा ना हो कि लिफ्ट सडनली नीचे चली गई, है ना, कि 50 फ्लोर से लिफ्ट सडनली नीचे चली गई, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पर आप हवा में होगे, आप कहीं ना कहीं जूझ रहे होगे हवा में। तो ये जो हल्का सा माइक्रोग्रेविटी, इसको माइक्रोग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि लिफ्ट आपसे तेजी से धड़ाम हो रही है, वेट ज्यादा है और आप हल्का सा बीच में हो रहे होगे, इसको माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। विच मीन्स जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो जो स्पेस में वो ऐसे ऐसे हिलते डुलते हैं ना, और उनका स्पेस क्राफ्ट हिलता डुलता है, यही एक्सपेरिमेंट होता है। उनके स्पेस क्राफ्ट को ग्रेविटी पुल करती है, ठीक है, और वो बीच में एस्ट्रोनॉट्स ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पेस मिशन के लिए, जो कि मैन्ड स्पेस मिशन होता है। बहुत सारी चीजें पता चलती हैं इन चीजों से। ये होता है माइक्रोग्रेविटी। अब इस चक्कर में ये हुआ कि क्या एक्सियोम, स्पेडएक्स, गगनयान, क्या इन तीनों में एनकरेज करता है, एनकरेज और सपोर्ट करता है माइक्रोग्रेविटी? यूपीएससी का कहना है कि ओनली 2 ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन जनरली देखा गया है कि तीनों में लिखा गया है, यानी कि तीनों जो स्पेस मिशंस थे, तीनों के ऑब्जेक्टिव्स में ये था। फॉर एग्जांपल, ये हमने एक्सियोम स्पेस इसरो की वेबसाइट को ओपन किया था। इस मिशन में एक्सप्लिसिटली जिक्र किया गया है, द मिशन इटसेल्फ एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स माइक्रोग्रेविटी रिसर्च ऑन बोर्ड, ठीक है, यहां साफ साफ आपको दिख रहा है, यहां लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग टारगेटेड जीन यीस्ट माइक्रोग्रेविटी प्रोटेक्शन, ठीक है, ये तीसरी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, इनके साथ साथ, ठीक है, ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि एक्सप्लोरिंग मसल इलेक्ट्रोरल स्टिमुलेशन टू प्रोटेक्ट मसल मास इन माइक्रोग्रेविटी एंड देन दिस इज इंटरफेस माइक्रोग्रेविटी एंड ऑल, ये लिखा हुआ है, एक्सियन में है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सियम 4 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, कंप्लीटेड ऑफ ऑल 7 माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, ये लिखा हुआ है इसरो की वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा गगनयान। गगनयान में भी अगर आप देखोगे तो साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि टू इनेबल द कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च इन द यूनिक एनवायरनमेंट ऑफ माइक्रोग्रेविटी, इसरो अनाउंसेस द इंडियन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट IMX 2026, ओके। तो इट अनाउंसेस इंडियन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, इतना साफ साफ बड़े में लिखा हुआ है गगनयान से रिलेटेड, ओके। अब आता है हमारा स्पेडएक्स। स्पेडएक्स में आप जब जाओगे तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है पोएम इन PSLV-C स्पेडएक्स मिशन कि टू कैरी ऑल सर्टेन इन ऑर्बिट माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ऑफिशियली इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज, मतलब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑटोनोमस डॉकिंग और फिर रेंडेवू एंड देन इन स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। लेकिन इसरो ने जानबूझकर ये मेंशन किया है सब में कि माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया है। इंपॉर्टेंट है, स्पेस क्राफ्ट में जो मैन्ड स्पेस क्राफ्ट होता है उसमें माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट जरूरी है, ठीक है। फिर यूपीएससी शुड प्रोबब्ली हैव गिवन ऑप्शन सी एज करेक्ट। क्यों? द क्वेश्चन डिड नॉट आस्क विच मिशन आर डायरेक्टली कंडक्टिंग माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, ओके। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एनकरेज कर रहा है, एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, ओके। तो अपने आप तीनों आंसर बन सकता है, इसका तीनों बन सकता है। तो इसरो इटसेल्फ कनेक्ट स्पेडएक्स विद फ्यूचर स्पेस स्टेशंस, ऑर्बिटल ऑपरेशंस, लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन एंड माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों ही इसमें इंक्लूड होगा। तो प्रॉब्ली यूपीएससी का ये आंसर इनकरेक्ट दिखाई देता है, ओके। सो द राइट आंसर वुड बी ऑल 3 माइक्रोग्रेविटी एक्टिविटीज में, ओके। नाउ स्टेटमेंट, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन वाज वेट बल्ब टेम्परेचर वाला, ओके। अब वेट बल्ब टेम्परेचर क्या था उसको देख लेते हैं भाई। ये हमारा ज्योग्राफी का था, ठीक है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट आप कह सकते हो। सो क्या रिपोर्ट, ध्यान से देखिएगा, बात हो रही है यहां पे, ये क्वेश्चन नंबर 64। The World Bank warned that India could become one of the first place where wet bulb temperature routinely exceed 35 degree. Which of the following statement best reflects the implication of the above said report? दो चीजें इसमें हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने वॉर्न किया है
इंडिया 35 डिग्री सेल्सियस ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अब बता रहा है, पूछ रहा आपसे कि इन दोनों स्टेटमेंट में से डायरेक्ट इंप्लीकेशन कौन सा करता है, मतलब कि जानबूझ के पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट का इंप्लीकेशन क्या है। ओके, ध्यान से देखिएगा यहां पे। ओके, पहला क्या बोल रहा है, पेनिनसुलर इंडिया विल ऑलमोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्रॉट। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें हैं। नंबर वन, एक तो क्या वेट बल्ब टेम्परेचर का जो फिनोमिना है वो क्या ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है वेट बल्ब का, कि फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्रॉट, या फिर अगर रिपोर्ट की जो आउटकम है, ओवरऑल रिपोर्ट की आउटकम ये बता रही है। ठीक है, ओवरऑल रिपोर्ट यानी कि सिर्फ तो वेट बल्ब के ऊपर रिपोर्ट नहीं होगी, रिपोर्ट होगी तो ओवरऑल रिपोर्ट होगी। मैं आपको दिखाता हूं रिपोर्ट अभी। ठीक है, तो यहां पर दो कंसेप्ट निकल कर आ रहा है। तो यूपीएससी ने प्रॉब्ली क्या किया है कि इसमें से पहला स्टेटमेंट को, मतलब ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, यूपीएससी का कहना है दोनों सही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कहें कि रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है, उसमें रिपोर्ट में कुछ कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, वो एक माइनर रिपोर्ट होती है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि ओवरऑल रिपोर्ट का आउटपुट और इंप्लीकेशन ये पॉइंट नंबर 1 हो सकता है, विच मीन्स ये वेट बल्ब का डायरेक्ट इंप्लीकेशन नहीं है। हाँ, वर्ल्ड बैंक की ओवरऑल रिपोर्ट होगी, उसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन हो सकता है। तो मे बी एग्जामिनर ने मिस्टेक कर दिया होगा यहां पे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल रिपोर्ट का इन्होंने मेंशन कर दिया है, वेट बल्ब का इंप्लीकेशन फ्लडिंग, ड्रॉट नहीं होता है। अच्छा, वेट बल्ब होता क्या है? ये एक साइंटिफिक टर्म है, साइंटिफिक फिनोमेना है कि जब एक्सट्रीम हीट होती है, हीट प्लस ह्यूमिडिटी, सिर्फ हीट नहीं, वेट बल्ब वाले कंसेप्ट में गर्मी भी हो और फिर उमस भी हो। इस सिचुएशन में क्या होता है, जब आंकड़ा पारा 35 डिग्री या ऊपर तक पहुंचता है तो नॉर्मली हम स्वेट करते हैं, पसीना निकलता है, अपनी बॉडी खुद ठंडी हो जाती है। लेकिन अब जब ह्यूमिडिटी और बढ़ने लगे, गर्मी और बढ़ने लगे, 35 डिग्री के ऊपर चला जाए, 40-45 डिग्री हो जाए, तो हमारी बॉडी स्वेट नहीं करेगी, तो फिर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब जब बॉडी स्वेट नहीं करेगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, तो फिर ग्लोबली मतलब कैसा टेम्परेचर होगा वहां पे, तो यहां जिक्र किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू प्रेसिपिटेशन बिकम्स डिफिकल्ट। नाउ, अब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो वेट बल्ब से रिलेटेड बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट वेट बल्ब का डायरेक्ट इंप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, ये वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, क्लाइमेट रिस्क कंट्री प्रोफाइल, इंडिया के ऊपर इन लोगों ने बनाया था। ठीक है, ये है वो, ये रिपोर्ट है जहां पे वेट बल्ब का ये जिक्र कर रहे थे, ये कोस्टल एरिया के बारे में बात कर रहे थे, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। ओके, सो वेट बल्ब टेम्परेचर, ये मैंने पूरा फंक्शन आपको बता दिया है। ये वेट बल्ब होता क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, नाउ स्टेटमेंट 2 डेफिनेटली करेक्ट है, क्योंकि वो एक साइंटिफिक फैक्ट है कि इवापोरेशन ऑफ स्वेट होता है, बॉडी कूल होती है, हीट स्ट्रेस बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, यहां पर क्या दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, साफ साफ दे रहा है, इंडिया रेगुलरली एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर विथ एन एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड 30 डिग्री टू 36 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर तो ये सही है, 30 टू 36 डिग्री बोल रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट डायरेक्टली वेट बल्ब का सहारा नहीं ले रही है। ठीक है, ये रिपोर्ट डायरेक्टली वेट बल्ब का सहारा नहीं ले रही है, एग्जामिनर ने वेट बल्ब डाला हुआ है उसमें। क्यों? क्योंकि इंडिया एक्सपीरियंस कर रही है 30 डिग्री से 36 डिग्री, और वेट बल्ब का क्राइटेरिया ही यही है कि हाँ 35 डिग्री के ऊपर अगर जाता है तो ये दो चीजें अलग अलग हैं, एग्जामिनर ने उसमें डाला हुआ है। समझ रहे आ रहे हो? तो इस रिपोर्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो डेफिनेटली हो सकता है कि भाई गर्मी हो रही है, हीट स्ट्रोक आ रहे हैं, तो इंप्लीकेशन हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, लेकिन वेट बल्ब का इंप्लीकेशन डायरेक्टली वो नहीं हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, so why statement 1 should be incorrect? Because wet bulb temperature primarily relates to heat stress, humidity and survivability conditions. Human की survivability conditions से related है। Okay, it does not automatically imply on the broader climatic conditions, जैसे कि flood, cyclone, drought simultaneously आ सकता है। ये क्या है? ये broader climatic change consequences होंगे। समझ में आ रहा है? So the World Bank report includes, yes, they include coastal flooding, heat waves, drought risk, extreme weather, cyclones, but the wet bulb temperature warning itself does not directly establish all three phenomena
इन द स्टेटमेंट 1। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखा दी। तो यहां पर एग्जामिनर मेरे हिसाब से लगता है कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन बना होगा तो डायरेक्टली मतलब ऐड कर दिया होगा उसमें, लेकिन बाद में फिर आंसर बनाते वक्त देखते वक्त उन्होंने डायरेक्ट इंप्लीकेशन दे दिया होगा। ओके, समझ में आ रहा है? सो यूपीएससी probably have given option B as correct. Statement 1 introduces multiple climate disorder not specific tied to wet bulb temperature. Okay. Meanwhile statement 2 directly explain करता है core meaning और danger of wet bulb temperature. तो जो statement 1 था वो क्या है? वो multiple climate disorder है, ठीक है, but not specifically tied with wet bulb temperature science. Okay, understood? अब देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पता नहीं यूपीएससी ने इसमें क्यों गलती कर दी। तो अब तक हमने देखा 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से वो सही है यूपीएससी का, दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो यूपीएससी का गलत है। नाउ यहां देखते हैं 4th क्वेश्चन जो 29th है, विच टॉक्स अबाउट व्हाट। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट पे ही कॉन्ट्रोवर्सी है, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है। यूपीएससी का कहना है ऑल 3 आर करेक्ट, बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लॉजिकली इनकरेक्ट है। कैसे हो सकता है? पहला स्टेटमेंट क्या हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, दूसरा तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला ही पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। पहला क्या है? अगर एटमॉस्फेयर नहीं हुआ, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस। एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे यानी -18 डिग्री पहुंच जाएगा। अब ध्यान से इसको देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है वो डायरेक्ट मैकेनिज्म है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट का कि हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे ट्रोपोस्फियर में अक्सर कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो कि पोटेंट होते हैं, मीथेन होता है, सल्फर होता है, तो ये सब हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर हेल्प करता है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन से। सही है। एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंटली एब्जॉर्ब करता है, किसको? इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिससे कि भाई ट्रैप होती रहती है हीट और बैलेंस रहता है एक लाइफ साइकिल। ओके, नाउ अब देखिए जो पहला स्टेटमेंट था कि विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, विच मीन्स ये देखिए 2 केस सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं। पहला है प्लैनेट विथ एन एटमॉस्फेयर, जो कि हमारा है अभी, राइट, हमारा एटमॉस्फेयर है अभी, विच मीन्स कि सन की रेज अगर पड़ रही हैं, ठीक है, तो होता क्या है? सन की रेज जब पड़ती हैं तो हीट सर्कुलेट होती है डे टाइम से नाइट टाइम में, ठीक है, डे टाइम से नाइट टाइम में धीरे धीरे हीट सर्कुलेट पास होती रहती है ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ प्लैनेट विथ नो एटमॉस्फेयर, अगेन सन हीट दे रहा है, ठीक है, नाइट साइड में हीट दे रहा है। मान लीजिए कि यहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। जब यहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो इनका क्या कहना है कि फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन अर्थ। यस, देयर विल बी फ्रीजिंग पॉइंट बट नॉट एवरीवेयर ऑन अर्थ। सन की हीट तो फिर भी जा रही है ना, ओके, सन की हीट तो फिर भी जाएगी, वो तो रिटर्न होके जब आती हैं, जब रिटर्न होके अर्थ से टकरा कर जब वापस आती हैं तो आ नहीं पाती हैं, क्योंकि गैसेस होती हैं, वो ट्रैप कर लेती हैं हीट को। ठीक है, हीट तो वैसे जाएगी ही जाएगी। जैसे कुछ प्लेसेस हैं, डेजर्ट वगैरह हैं, वो अगर इस फेज में होंगे जहां पर सन की हीट आएगी तो भाई वो तो गर्म होंगे ही ना। तो टेम्परेचर बिना एटमॉस्फेयर का अर्थ पे हर जगह सेम नहीं रह सकता है। ठीक है, तो यहां पर या तो एवरेज वेवरेज कहीं लिखना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन इन लोगों ने लिखा नहीं है। ठीक है, विच मीन्स अगर हम ध्यान से देखें, साइंटिफिकली अगर हम बात करें, विदाउट एटमॉस्फेयर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाएगा, लेकिन यहां इन लोगों को लिखना चाहिए था एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, हर जगह टेम्परेचर सेम नहीं होगा। ठीक है, लोकल डे टाइम में टेम्परेचर स्टिल हाई होगा, रात वात में भाई एडजस्ट हो सकता है। जैसे मून पे है, मून पे कोई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर नहीं है, सो एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग डे एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, वहीं एवरीवेयर मेक्स द स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड एवरेज सरफेस टेम्परेचर वॉज नॉट मेंशन्ड। ये जरूर इनको मेंशन कर देना चाहिए था। दैट्स हाउ द स्टेटमेंट 1 स्टैंड्स इनकरेक्ट, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज राइट। नाउ इस पूरे सिचुएशन में अब हमने 4 कंसेप्ट्स को समझा है, डिटेल में समझा है। अब आपको कम से कम इस कंट्रोवर्सी से ये क्लैरिटी तो आ गई है। तो कितनी बढ़िया लाइन होगी ना, कंट्रोवर्सी टू क्लैरिटी। ऑलराइट, सो लेकिन उन लोगों के साथ गलत जरूर हो सकता है
जिन लोगों के आंसर्स इनकरेक्ट होंगे यानी कि करेक्ट मार्क किए होंगे यूपीएससी ने गलत दे दिया होगा। ठीक है, आई थिंक यूपीएससी को कभी कभी इन ऐसे क्वेश्चंस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी बिल्ड होती है। अब कहां जाए स्टूडेंट्स, है ना? अब तो रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो चुका है। सो दिस इज हाउ, इन केस शुड यू फील एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कहीं भी डिस्कनेक्ट हुआ हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट करके बता दीजिए। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।